नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे अदृश्य संकट से जूझ रही है जिसकी चुनौती का सामना भारत समेत लगभग हर देश कर रहा है। दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में 27 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आज हम कोरोना से राहत, बचाव और समाधान से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कनन मदान, हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही, साथ ही इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राजमन चंदा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वैज्ञानिक आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से क्यों संक्रमित करता है। कुछ लोगों में इसके हल्के लक्षण दिखते हैं, तो कई लोगों में गंभीर जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, और कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कोई लक्षण नहीं दिखते और ये एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कोरोना के संक्रमण के अलग अलग चरण क्या हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के प्रकोप से जूझ रही है। कोरोना वायरस के लक्षण आम सर्दी जुकाम की ही तरह हैं। खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत इसके आम लक्षण हैं। अगर दिनों के हिसाब से बात करें तो कोरोना वायरस के लक्षण अलग अलग तरह से उभरते हैं और धीरे धीरे ये मरीज के शरीर में पूरी तरह से दिखना शुरू होते हैं। स्टडी में पाया गया है कि लगभग 99% मरीजों के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि आधे से ज्यादा लोगों में थकान और सूखी खांसी होती है। वहीं 1/3 लोगों को मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी को 2 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण जो आमतौर पर 7 दिनों तक रहता है और दूसरा चरण जो 2 हफ्ते तक रहता है। राहत की बात यह है कि 85% मरीज कोरोना वायरस के केवल पहले चरण का अनुभव करते हैं, जबकि 7 में से 1 मरीज पूरे 3 सप्ताह के लक्षणों से गुजरता है। वायरस से संक्रमित अधिकांश मरीजों में पहले बुखार होता है। इसके अलावा थकान, मांसपेशियों में दर्द और सूखी खांसी भी हो सकती है। कुछ लोगों में 1 या 2 दिनों के लिए उल्टी या डायरिया का भी अनुभव हो सकता है। वहीं दूसरे दिन बहुत थकान महसूस होती है। कुछ भी कर पाने में खुद को असहाय महसूस होता है। 7वें दिन यानी पहला चरण खत्म होने तक 85% मरीजों में ये लक्षण कम होने लगते हैं। बुखार ठीक होने लगता है और मरीज खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। संक्रमित व्यक्ति को इसके बाद और 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि दूसरों तक आपका संक्रमण ना पहुंचे। हालांकि 7वें दिन तक अगर सांस लेने में समस्या होने लगती है तो बीमारी के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण पर कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत महसूस हो सकती है। 17वां दिन आमतौर पर 17वें दिन तक लक्षण बहुत ही कम मरीजों में दिखाई देते हैं। देश में इस चरण में आकर मृत्यु दर का आंकड़ा 2% से भी कम है। 21वें दिन तक गंभीर कोरोना वायरस के मामले भी नियंत्रण में आ सकते हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोरोना वायरस को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने और जरूरी एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 यानी कोरोना से जुड़े कई सवाल हमारे दर्शकों ने भी हम तक भेजे हैं और ये जो सवाल हैं ये फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए हम तक भेजे गए हैं। और जो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के नजरिए से समझेंगे कि वो इस महामारी को किस तरह से देख रहे हैं और इसमें बचाव और समाधान और राहत के लिए क्या उपाय हैं तीनों ही पैथी में। सबसे पहला सवाल जो हम ले रहे हैं उसमें भी कोरोना के लक्षणों को लेकर प्रश्न पूछा गया है। ये श्रुति कत्याल ने इंदौर से हमसे पूछा है कि कोरोना के लक्षण हर एक में अलग क्यों दिखाई देते हैं और कुछ व्यक्तियों में लक्षण ही क्यों नहीं दिखते हैं। डॉक्टर मदान, अगर आप इस सवाल का जवाब दें तो लक्षणों को लेकर क्यों ऐसा अलग अलग हमें देखने को मिलता है? कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है तो किसी में लक्षण गंभीर हैं। देखिए, इसका जवाब संक्षेप में इतना ही हो सकता है कि हर व्यक्ति का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है और जो आपका इम्यूनिटी लेवल है वो भी हर व्यक्ति का डिफरेंट है। तो आई थिंक ऐसा सिर्फ कोरोना वायरस या कोविड डिजीज में नहीं है, ऐसा हम बहुत सारी अलग बीमारियों में देखते हैं। जैसे कि आप इन्फ्लुएंजा मान लीजिए, जैसे जब इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक हुआ था तो भी कुछ ही लोगों में सीवियर सिम्टम मिलते हैं, कुछ में माइल्ड मिलते हैं। तो आई थिंक इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो एक तो है जेनेटिक मेकअप
कि कुछ लोग ज्यादा प्रीडिस्पोज हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन के लिए, और दूसरा एक फैक्टर जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी और कोमॉर्बिडिटी जिनमें नहीं है उनमें सिम्टम थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। काफी सवाल हमारे पास आए हैं डॉक्टर मनचंदा, जैसे डॉक्टर मदान बता रहे हैं जेनेटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है, इम्यूनिटी किस तरह की है, ये काफी कुछ डिपेंड करता है इस पर भी कि किस तरह के लक्षण दिखेंगे, कितना असर होगा बीमारी का। क्या लक्षणों के आधार पर ही हम ये माने कि कोविड का प्रभाव कितना ज्यादा है? इसकी गंभीरता लक्षणों से ही पता लगती है, जैसे लक्षण नहीं है तो यानी गंभीर कोई स्थिति नहीं है, और अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ही स्थिति गंभीर है, क्या ये माना जाए? बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट के इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से उसको लक्षण आते हैं, और अगर लक्षण नहीं है तो गंभीरता कम है। अगर लक्षण है, साथ में उसको खांसी, सांस, ब्रेथलेसनेस वगैरह है, और साथ में ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन आ रहे हैं, तभी उसकी सीरियसनेस है, अदरवाइज सीरियसनेस नहीं है, और उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। फीवर भी कई हो जाता है, कई बार एक्सट्रीम फटीग रहता है, तो 20-25 लक्षण है जो आज तक अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं, पर इसका बड़ा ही अलग अलग पेशेंट के अंदर बिल्कुल अलग अलग तरीके के लक्षण देखने में मिल रहे हैं। तो हम लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना होगा कि पेशेंट किस स्टेज में है जब भी कोई पेशेंट आता है। इसलिए सरकार ने भी उस हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज हैं। कोविड केयर सेंटर्स के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट रखे जाते हैं। सिर्फ वो लोग जिनको निमोनिया डेवलप होने वाला है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा है, उनको इन सीरियस स्टेज पे आईसीयू या उससे पहले वाली जो स्टेज है उन हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि लक्षणों की जब बात हो रही है और हम देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, तो इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया है उदयपुर से। डॉक्टर पणिग्रही, लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और मौसम बदल रहा है, बारिश के मौसम में जो आम सर्दी जुकाम जो है वो भी कई लोगों को होता है, तो लोग ये कैसे फर्क करें कि ये सर्दी जुकाम जो है ये सामान्य फ्लू है या फिर कोरोना की जांच करानी चाहिए, क्या किया जाए? देयर इज डिफरेंस, कॉमन फ्लू एंड कोविड में अंतर है। कॉमन फ्लू में जो कॉमन फ्लू एंड कोविड में सिम्टम्स ऑलमोस्ट समान है, बट कॉमन फ्लू 2 to 3 डेज के अंदर ठीक हो जाता है, बट 2 to 10 डेज ये जो कोविड है वो बढ़ता है। 2 to 10 डेज के अंदर वो कम नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। सेम सिम्टम्स है वो, लेकिन बढ़ता है धीरे धीरे। इसका एक चीफ सिम्टम्स ये है डिस्निया, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या आस्थमाटिक अटैक होता है। इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जो कि कोविड का एक एडवांस स्टेज का लक्षण है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोविड पॉजिटिव एंड ए सिंपल इन्फ्लुएंजा पेशेंट्स। इस परिप्रेक्ष्य में मैं बोलता हूँ, जैसे बरसात के मौसम आ रहा है, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे बारिश में भीगते हैं। उनमें से कुछ बच्चों को जुकाम नहीं पकड़ता है, कुछ लोगों को पकड़ लेता है। दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। आयुर्वेद में इस इम्यूनिटी को, जैसे डॉक्टर मदान हैज टोल्ड कि जो जिसका इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इम्यूनिटी के ऊपर बोलता है, वो इंग्लिश में बोले। एंड हमारा उसी तरह आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी है, इसको व्याधि क्षमत्व बोला गया है। एंड ये 3 तरह की है। एक सहज है जो कि पेरेंटल आता है, एक कालज है, जैसे यंग एज में आपको जो है कम बीमारी पकड़ेगा, जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ता जाएगा, ओल्ड एज होगा तो आपका बॉडी जो है इम्यूनिटी कम होगा, एंड आप जो है इसको बोलते हैं कालज है। एंड अनदर जुक्तिकृत। जुक्तिकृत मीन्स जो बाय टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स एंड फूड्स एंड एक्सरसाइज, एंड इससे क्या होता है आपका जो है इम्यूनिटी बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड एज जुक्तिकृत इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी हैज ए मेजर रोल, immunity has a major role in the management of COVID-19. ठीक है, और लक्षणों के बाद जो सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास आए हैं वो वैक्सीन को लेकर आए हैं, और इसको लेकर अलग अलग मतलब देश के कोने कोने से कई सवाल हमारे पास आए, और इस पर अब मैं चर्चा करना चाहूंगी। ज्योति शर्मा है, उन्होंने कानपुर से पूछा है, संजय झा ने भागलपुर से, और भी कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल पूछे। डॉक्टर मदान, हमने देखा कि तमाम कयास इससे लेकर थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश में बन रही वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट भी की और कहा कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। आप थोड़ा हमें बताएं कि ये जो वैक्सीन की बात कही गई है ये क्या है और उसकी अपडेट की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा एक सवाल हमारे सामने जो है कि जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक दुनिया में फैल गया है, उसको कंट्रोल करने की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीजें हैं, उससे
जो रूटीन लाइवलीहुड और रूटीन जो लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है उस पर काफी फर्क पड़ता है। तो हम यही मानते हैं कि एक इफेक्टिव वैक्सीन सबसे बड़ा एक ऐसा वेपन है जिससे हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। अब जहां तक बात आती है कि ये वैक्सीन आप अगर देखें तो करीब 80 से 90 वैक्सीन कैंडिडेट्स दुनिया के अराउंड ट्रायल में हैं, और उसमें से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे वैक्सीन के कैंडिडेट हैं जो कि एडवांस स्टेज ऑफ रिसर्च में हैं। अब जैसे कि बात हो रही है कि 3 वैक्सीन के कैंडिडेट्स हमारी कंट्री में भी हैं और जो उन पे स्टडी की जा रही है, उनमें से अभी जो स्टडीज हैं वो फेज 2 में पहुंची हैं। तो जैसे हम वैक्सीन की कोई डेवलप करते हैं तो उसके 4 मेन चरण होते हैं जब ह्यूमंस में हम उसको लोगों को देना शुरू करते हैं। पहला तो चरण होता है कि जब हम कुछ 20 से 30 व्यक्तियों के अंदर उस वैक्सीन को देके देखते हैं ताकि वो सेफ है कि नहीं। उससे अगली चरण में हम देखते हैं कि करीब हम अगर कुछ और लोगों को दें तो उन पे इम्यूनिटी बनती है कि नहीं। तो जो ये वैक्सीन है अभी इंडिया में मेनली फेज 2 में है। फेज 2 से अगर जब ये वैक्सीन थोड़ा आगे निकलेंगी, फेज 3 जब हम कहते हैं, तो एक लार्ज स्केल में जब आप 100 या हजारों लोगों को देते हैं उसकी एफिशिएंसी देखने के लिए, उसी के बाद वो एक रूटीन यूज में आ पाती हैं। तो समझना ये जरूरी है कि 2 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि प्रोबेबली इंडियन मेक की वैक्सीन है जो फेज 2 के अंदर है, और एक वैक्सीन ऐसी है जो बाहर जिनकी फेज 3 स्टडी शुरू हो चुकी हैं, वो भी शायद इंडिया में शुरू हो, तो वो थर्ड एक वैक्सीन कैंडिडेट है। तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक चले और ये वैक्सीन एफिकेसी शो करती है तो अगले साल के अर्ली में हम कोई इफेक्टिव वैक्सीन हो सकता है देख पाए, और वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा जिससे हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मनचंदा, अगर मैं होम्योपैथी के नज़रिए से समझूं तो होम्योपैथी में इस तरह की महामारियों को लेकर होम्योपैथी कितनी सहायक रही है, कितनी प्रभावी रही है? देखिए, जो कोरोना रिकॉर्ड रहा है, जब H1N1 इन्फेक्शन रहा है, जो ट्रेडिशनल होम्योपैथिक मेडिसिन है जहाँ जहाँ उनका इस्तेमाल किया गया वहाँ पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम देखी गई है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में डेटा मिलता है। और अभी भी इस पैंडेमिक में देखा जा रहा है कि हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए होम्योपैथी यूज करते हैं, पेशेंट सीवियर स्टेज में कम आते हैं। तो अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, पर जो होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट है वही इम्यूनोमॉड्यूलेशन का है कि जब भी कभी आप सिम्टम्स के आधार पे कोई दवा देते हैं उससे उस पेशेंट्स के सिम्टम ठीक होना देखने में आता है, उनके ठीक होना देखने में आता है। तो वही है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो अभी इवन जो कोविड हॉस्पिटल्स दिल्ली के अंदर जो अपने एक्सपीरियंस से रहे, करीब 300-400 पेशेंट हम लोगों ने ट्रीट किए नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें कि ये देखा गया कि सिम्टम्स के आधार पर जब दवाई दी है तो पेशेंट ठीक है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, प्रिवेंशन के अंदर देखा गया है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक इंडिविजुअल इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की, जिसके लिए जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, होम्योपैथी की एक प्रोडक्ट उन्होंने गाइड की तब तक आप यूज कर सकते हैं, मंथ इन मंथ एक डोज की होती है, तो उसको लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जब तक स्पेसिफिक वैक्सीन इस डिजीज का नहीं रहता है। डॉक्टर पाणिग्राही, आयुर्वेद क्या कहता है? कोरोना और कोरोना जैसी महामारी या ऐसे रोगों के बारे में क्या उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है? आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद में महामारी के 2000 साल पुराना शास्त्र है। एक औपसर्गिक रोग के बारे में भी वर्णन है आयुर्वेद में, जिसको संक्रमणात्, गात्र संस्पर्शात्, निश्वासात्, सहभोजनात्, सहसज्जासनाच्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात्, तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बारे में वर्णन किया गया था एंड इसको वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक के बारे में बोला गया। आयुर्वेद में जो इसके बारे में वर्णन है वो विस्तृत है एंड बिकॉज ऑफ थोड़ा सा जो मेडिसिनल प्लांट की डेफिशिएंसी है आज के दिन में, इसी के कारण जो है ये हो रहा है। बट आयुर्वेद जो है इसको जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को 4 पार्ट में देखता है। फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, सेकेंड वन इज कोविड पॉजिटिव विथ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, and third one is COVID patients with mild symptoms, and fourth one is post COVID treatment। हम टोटल ट्रीटमेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। किसी में सक्सेस मिल रहा है, किसी में सक्सेस मिल पाए, कुछ लॉजिकल कंक्लूजन अभी पहुंच नहीं पाए हैं, रिसर्च ऑन द वे। प्रिवेंशन के बारे में तो आपको पता है, प्रिवेंशन के बारे में जैसे बोला गया कि पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डाइट। मेन जो है डाइट है,
डाइट, आयुर्वेद में डाइट के बारे में बोला गया है। डाइट के बारे में 2 तरह की वो बोलता है कि द वे ऑफ फूड इनटेक, किस तरह की, मतलब कैसे आप खाना खा रहे हैं, एंड दूसरा जो है द नेचर ऑफ फूड यू इनटेक, किस तरह के खाद्य आप खा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में एक बंधन है कि नित्य हित द्रव्य, ऑलवेज यू कैन टेक दिस ड्रग्स व्हिच कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी। नित्य हित, ऑलवेज यू कैन टेक दिस मेडिसिन। जैसे षष्टिक साड़ी मुद्गांश सैंधव आमल के जवान अंतरिक्ष पैसर्पी जांगलान मधुचार्य से। षष्टिक साड़ी द पेडी ग्रोन अप इन 60 डेज। षष्टिक साड़ी मुद्ग, मूंग की दाल या ग्रीन ग्राम आप ऑलवेज टेक कर सकते हैं। आंवला का सेवन आप ऑलवेज कर सकते हैं। सिमिलरली जांगल मांस मीन्स द फ्लेश ऑफ द एनिमल्स फ्रीक्वेंटिंग एरिड रीजियंस, उसको खा सकते हैं, जो कि आपको नित्य हितकर द्रव्य है। एंड पय मीन्स गोघृत का सेवन, न कि भैंस का, गोघृत का सेवन। एंड पय मीन्स मिल्क एंड गो मिल्क, काउ मिल्क, एंड गोघृत मीन्स काउ का, ये जो है नित्य हित द्रव्य का सेवन किया गया है। सिमिलरली एक लिखा गया है कि द वे ऑफ टेकिंग इनटेक ऑफ फूड्स, वो 4 तरह की है। अहित असन, अमात्रा असर, अमात्रा मीन्स मतलब ज्यादा खा गए, अमात्रा असर। एंड विषम असर, ये कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद में बहुत स्ट्रांगली लिखा गया है। कोई भी शास्त्र में विषम असर, इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स के बारे में कोई भी शास्त्र में बंधन नहीं है, ये विषम असर है। एंड अध्यसन, खाना पहला खाया हुआ खाना पकने से पहले, डाइजेशन होने से पहले दूसरा खाना। साइंस नाउ रिसर्च हैज प्रूव्ड, अगर आप अध्यसन करते हैं एंड विषम आसन करते हैं तो मेनी काइंड्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स आर डेवलप्ड, जितने भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है सब बढ़ जाता है। सो आयुर्वेद का जो है डाइट, सो ऑलवेज टेक लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, डू एक्सरसाइज, sound sleep 7 to 10 hours, pranayams and social distancing. Then comes immunomodulatory drugs. We have so many kinds of immunomodulatory drugs like ashwagandha, haridra, trichotu and triphala, amlaki. There are so many immunomodulatory drugs, those who can take in daily basis. इन मॉर्निंग, सपोज मॉर्निंग में उठे, आपने जाके नमक पानी में गरारे किए, नाक में थोड़ा सा स्प्रे करके गर्म पानी में नाक धो लिए, उसके बाद नमक पानी में थोड़ा हल्दी डाल के आप गरारे कीजिएगा। सो देयर नासोफैरिंजियल इन्फेक्शन जो है सबसाइड हो जाता है। सो इन दिस वे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, आयुर्वेद गिव्स मच मोर इंपॉर्टेंस अपॉन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। बिल्कुल। इसके अलावा एक जो सवाल आया हमारे पास डॉक्टर मदान, ये दवाई और इसके साइड इफेक्ट को लेकर आया है। ये हमें अर्जुन कुमार ने भोपाल से पूछा है। ये कह रहे हैं कि जब हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं कोरोना के इलाज के लिए, और साथ ही जो वैक्सीन की बात है, जो वैक्सीन आएगी, इसे लेकर ये कितना प्रभावी होगी, क्या 100% प्रभावी होगी, और इनके साइड इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जो वैक्सीन अभी तक ट्रायल और टेस्टिंग में है, जिनकी हम कहते हैं कि सेफ्टी स्टडीज हुई हैं, जैसे कि ये वैक्सीन देने पे, बिकॉज वैक्सीन की सबसे बड़ी बात है कि ये हम हेल्दी लोगों को देते हैं, ये हम किसी उस व्यक्ति को नहीं देते जिसको बीमारी हो चुकी है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो वैक्सीन का होता है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, कि जो हेल्दी लोगों को दे रहे हैं उनको साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट वैक्सीन के देखे गए हैं उसमें कॉमन होता है, एक तो जो इंजेक्शन की साइड पे थोड़ा सा पेन होना या बुखार होना। अभी तक की वैक्सीन ट्रायल्स में कोई मेजर तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि अभी तक जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, पॉसिबली जो रेगुलेटरी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही हैं, उनमें अभी तक सेफ्टी ठीक है। अब जहां तक रही सेकेंड चीज, वो इंपॉर्टेंट होती है एफिकेसी, कि वैक्सीन अगर आप देंगे तो प्रभावी होगी भी या नहीं। तो जो अप्रूवल अथॉरिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ऊपर अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी तो वो यूजुअली अप्रूव हो जाएगी। तो अब हम चाहते हैं कि कोई एक इफेक्टिव वैक्सीन है वो आइडियली तो 90 से या 95% तक इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप कम डोज में भी उसको दें तो वो एक्यूरेटली और इफेक्टिवली आपको इम्यूनिटी दे। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है जो कोविड की वैक्सीन शुरू में डेवलप हो उनकी इम्यूनिटी लेवल और प्रोटेक्शन एफिकेसी इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी अगर उनकी प्रोटेक्शन कम भी होती है तो भी अगर लार्ज स्केल पे दी जाए तो बहुत लोगों का संक्रमण एक दूसरे से होने को वो रोक सकती हैं। तो आई थिंक जहां तक अब तक की इंफॉर्मेशन है, वैक्सीन
लाइकली अभी तक सेफ हैं, जो डेटा आ रहा है। जहां तक रही उनकी एफिकेसी की बात की, वो कितनी ज्यादा प्रभावी होंगी, प्रभावशाली होंगी, वो जब फेज 3 स्टडीज पूरी हो जाएंगी तब हम कह पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर मनचंदा, जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी हमारे देश में, तब मैंने देखा कि होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ थी जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, और उन्हें लेकर कहा जा रहा था कि इससे बचाव काफ़ी हद तक मुमकिन है। इसे लेकर आप स्थिति थोड़ा साफ करेंगे? ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में? ऐसा है कि जब कोरोना के सिम्टम्स आने शुरू हुए तो उसमें कंसेप्ट है जीनस एपिडेमिक सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एपिडेमिक के जितने भी सिम्टम्स हैं उनके आधार पर जो भी दवाई आती है वो दवाई बाकी हेल्दी लोगों को प्रिवेंट कर सकती है, ऐसा ट्रेडिशनली देखा गया। इसके ऊपर जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने जितने भी पेंडेमिक के सारे सिम्टम्स थे उनका एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी दवा है जो वैसे भी काफी यूज की जाती है इन्फ्लुएंजा इलनेसेस के लिए, और कोविड भी एक वैसी इलनेस है, इसलिए इसका इस्तेमाल वंस इन ए मंथ किया जा सकता है, 2-3 डोज ली जा सकती है। जहाँ तक सेफ्टी का इशू है, होम्योपैथिक डोजेज इतनी महीन होती हैं कि वो सेफ्टी का उसके अंदर कोई इशू नहीं होता है, वो हमेशा से सीमित होती है। वो दवा हर तरह के पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी को मॉडरेट हो, कुछ भी हो, वो दवा दी जा सकती है। आज के दिन देश भर में इस दवा को काफी दिया जा रहा है, पर साथ ही साथ जो कोविड के और सिम्टम्स एमर्ज होकर आ रहे हैं उनके और पैरेलल मेडिसिन भी आ रही है। तो अगर कोई पेशेंट अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो इस आर्सेनिक एल्बम थेरेपी के अलावा अगर वो फैमिली डॉक्टर कोई और भी दवा देना चाहता है तो वो उसे लेना चाहिए, उससे उसका इम्यूनो बूस्टिंग रहेगा, ऐसा पक्का। बिल्कुल। और डॉक्टर पाणिग्राही, आपने बताया अभी हमें कि खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और अपना खान पान बहुत अच्छा रखना है। इस दौरान जो हमने चीज़ें देखी हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं। गिलोय पीना, काढ़ा पीना, इसे लेकर सब में जागरूकता भी आई है कि कैसा खान पान रखना है, हमें स्वस्थ रखना है, पौष्टिक भोजन खाना है। आप बताइए थोड़ा आयुर्वेद के नज़रिए से कुछ आप ऐसे उपाय बताएंगे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर, क्या क्या ऐसी चीजें हमारी रसोई में उपलब्ध हैं या अपने खाने में हम शामिल करें ताकि इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनी रहे? आयुर्वेद जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा गुरुत्व दिया है, एंड प्रिवेंशन इज द मेन गोल। हम सब सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रिवेंशन मेन गोल होना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन है। हम गिलोय के बारे में कुछ ड्रग्स, सिंगल ड्रग्स में बताता हूँ जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स है। इट हैज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली दैट these drugs, single drugs are immunomodulators. Like number 1 हरिद्रा, कुरकुमिन, इट कंटेन्स कुरकुमिन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंड जितने भी आपका बॉडी चैनल्स है उसको क्लींज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। दूसरा अश्वगंधा के ऊपर आईआईटी दिल्ली एंड जो उइदनिया सोमनिफेरा है, आईआईटी दिल्ली एंड आईएसएटी जापान के साथ अभी रिसर्च हुआ है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। अश्वगंधा क्या करता है, जो कोविड का जो वायरस आता है उसको जो रेप्लिकेशन मीन्स ग्रोथ, सडन ग्रोथ, उसको बंद कर देता है, कम कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। एंड दूसरा जो एंट्री पाथ है, रिसेप्टर्स है, सेल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है कोविड-19 के लिए, उइदनिया सोमनिफेरा। बिसाइड्स दिस आयुर्वेद में इसको अश्वगंधा को बोला गया एंटी स्ट्रेस एंड एडाप्टोजेनिक ड्रग्स। सो कोई भी आदमी अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार सुबह एंड शाम वार्म मिल्क के साथ खाना खाने के बाद ले सकता है। दूसरा गिलोय है, गिलोया जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं गुडुची, लेमन टर्म से बोलते हैं इसको गिलोय, एंड जो साइंटिफिक नेम है टिनोस्पोरा कोडिफोलिया। साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड मेनी साइंटिफिक इट इज ए गुड इम्यूनोमोड्यूलेटर्स। आप गिलोय का सत्व मिलता है, गिलोय का जो एक्सट्रैक्ट है उसको मिलता है, गिलोय का सोरोस भी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना के चाय बना के ले सकते हैं। इसको 3 ग्राम अगर आप पाउडर लेंगे 500 mg ट्वाइस इन ए डे आफ्टर फूड विथ नॉर्मल वाटर लेना चाहिए। सिमिलरली आपके पास आता है कुरकुमिन या हरिद्रा को आप गार्गल कर सकते हैं, या हल्दी जो है घर में जो अवेलेबल होता है हल्दी को आप गार्गल कर सकते हैं, या तो आप ले भी सकते हैं त्रिकोटु पाउडर मिला के। त्रिकोटु होता है 3 द्रव्य का, सौंठ, पीपली एंड मरीच।
शुंठी, पिपली एंड मरीच, तीन ड्रग्स का मिश्रण को हम त्रिकोटू बोलते हैं। इसको जो है उसका पाउडर एंड हरिद्रा का पाउडर मिला के अगर आप गार्गल करेंगे एंड ओरल इंटेक करेंगे तो भी बड़ी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देन कम्स आमलकी। आंवला जो है, मैंने आपको बहुत बार बोला हूँ, आपके टीवी चैनल पे आया हूँ, आंवला जो है पथ्यानाम, आमलकी वयस्थापनानाम, आमलकी वयस्थापनानाम, मतलब एज को जो है बढ़ने नहीं देता है। व्हाट डज इट मीन? ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इट एक्ट एज ए फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, इट स्कैवेंजेस द फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स हम बॉडी के अंदर तैयार होता है उसको जो है स्कैवेंज करता है, सो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। तो दीज आर द मेडिसिन वी कैन यूज एंड देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन आल्सो। तो मैं थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा सा बताया, इसको आप प्रिवेंटिव मेजर के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी जानकारी आपने दी है। इसके बाद एक और सवाल ले रहे हैं डॉक्टर मदान। ये सवाल पूछा है हमसे अशोक दुबे ने लखनऊ से। ये जानना चाह रहे हैं कि कई ऐसे खबरें इन्होंने पढ़ी हैं कि कोरोना का जो असर है वो बाकी अंगों पर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद ये दिखाई दे रहा है कि बाकी अंगों को भी काफी नुकसान हुआ है इस वायरस की वजह से। तो इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर क्या कहा जा सकता है? देखिए, जैसा कि कभी भी कोई नई बीमारी या नया डिजीज आता है तो जैसे जैसे वक्त के साथ हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। तो जो इनका ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, और ये हम भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस और कोविड-19 के जो सिम्टम हैं वो सिर्फ गले, नाक या हमारे फेफड़े तक ही सीमित हैं। हालांकि जिस तरह हम लोग मरीजों को भी देखते हैं तो ब्लड की थिकनिंग होना, कुछ ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, किडनी से होना, और बाकी शरीर के काफी अंगों से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हर एक मरीज में देखी जाती हैं, बट ये ऑब्जर्वेशन ठीक है कि पॉसिबल है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड डिजीज होती है उनमें बाकी अंगों पे भी इसके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। हालांकि रिकवरी होने पे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, पर ये एक तरह से देखा जाए तो एक रिसर्च का ही क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म पे उन चीजों के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें कुछ चिंतित होने की बात नहीं है, बिकॉज 80 से 90% जो मरीज हैं उनमें एक बहुत ही माइल्ड इलनेस होती है और वो अपने आप ठीक हो जाती है। जो सीवियर मरीज हैं उनमें ये चीज ज्यादा जरूरी होती है कि साइड इफेक्ट्स बाकी अंगों पे हो सकते हैं, पर इस पे हमें इमीडिएटली एक कोई चिंता या पैनिक की जरूरत है। जी, और एक और सवाल हमारे पास भागलपुर से ये सवाल हमारे पास आया है। इनका नाम प्रीति है जिन्होंने ये सवाल पूछा है। ये सवाल है डॉक्टर मदान कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ और वो ठीक हो गए, दोबारा उनको कोरोना संक्रमण नहीं होगा, क्या ऐसा है या उन्हें भी हो सकता है? इसे लेकर क्या पता चल पाया? देखिए, अब किसी भी वायरल डिजीज या किसी भी बीमारी के बाद हमारी इम्यूनिटी कितनी रहती है, तो ये एक वक्त का क्वेश्चन है कि अब हम जितना वक्त देंगे उससे हमें पता लगेगा कि उनकी इम्यूनिटी कब तक रहती है। हालांकि जो हमने देखा है, मोस्टली जिन लोगों को कोविड की प्रॉब्लम हुई है, कुछ 2 से 3 महीने के फॉलोअप में ऐसा नहीं है कि किन्हीं को एकदम इमीडिएटली लोगों को दोबारा से संक्रमण हुआ है। लेकिन हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जरूर हैं कि लोगों को पेशेंट्स को कोविड ठीक होने के बावजूद कुछ समय बाद से रीइंफेक्शन, उनका RT-PCR टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आया है। तो कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये 100% एविडेंस है कि कोविड-19 होने के बाद बिल्कुल आप इम्यून हो गए उससे, लेकिन ये क्लियर है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में 90-95% से ज्यादा लोगों को शॉर्ट टर्म में इम्यूनिटी हो जाती है और दोबारा संक्रमण नहीं होता है। कुछ एक ऐसे परसेंट लोग हैं जिनमें संक्रमण की दोबारा आशंका रहती है। तो आई थिंक जो सावधानियां हम बरतने को कहते हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो चीजें हर एक व्यक्ति को जरूरी हैं, हालांकि उसको भी जिनको ये संक्रमण हो चुका है और वो ठीक भी हो चुके हैं। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदान आपका, डॉक्टर पणिग्रही, डॉक्टर मनचंदा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना अच्छे से योगदान देंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस कार्यक्रम को मैं यही समेट रही हूँ। अगले अंक में बात होगी ब्लड डिसऑर्डर यानी खून से संबंधित विकारों की। आप अपने सवाल हम तक फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए भेज सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
है।